गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पीयूष कुमार पाठक और आज हमने आप सभी लोगों के लिए पहली क्लास करंट अफेयर्स की लेकर के आई है। आज हम लोगों का पहला दिन है और आज हम लोग अपना करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाया जाता है? व्हेन इज गुरु गोविंद सिंह जयंती सेलिब्रेटेड? तो फर्स्ट ऑप्शन है 13th ऑफ जनवरी, सेकंड ऑप्शन है 15th ऑफ जनवरी, थर्ड ऑप्शन है 14th ऑफ जनवरी एंड लास्ट ऑप्शन इज 17th ऑफ जनवरी। तो उसको हम लोग क्वेश्चन करने से पहले कुछ मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको गुरु गोविंद सिंह साहब के बारे में बताना चाहता हूं। जो गुरु गोविंद साहब है वो 10th गुरु माने जाते हैं सिख के। सिखिज्म कम्युनिटी के जो 10th गुरु हैं उनको हम लोग गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते हैं। ये 10th और लास्ट गुरु हैं, ये 10th और लास्ट गुरु हैं, लास्ट गुरु हैं, सिखिज्म के लास्ट गुरु हैं। इसके बाद कोई भी गुरु नहीं होता है और इन्होंने ही, जो गुरु गोविंद सिंह साहब हैं, इन्होंने ही एक बुक के अंदर अपनी जितनी भी लर्निंग्स और गुरु नानक साहब के जितने भी डिवाइन थॉट्स थे उसको एक प्रेस्टिजियस वर्ड्स में कंप्लीट करके एक बहुत ही सुंदर पुस्तक में लिख दिया और उस पुस्तक को आज हम लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में देख सकते हैं। वो वही जो बुक है उसी को वो लोग अपना गुरु मानते हैं और 10th सिख गुरु के बाद कोई भी गुरु की जो प्रथा थी वो आगे नहीं बढ़ती है। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जो हैं वो, उनका जो जन्म दिवस है वो 17th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। पहली बात तो हमने आपको ये बता दी कि ये जो 10th सिख गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है भाई साहब, इतनी बात समझ में आती है। तो पौष माह के सप्तमी को, पौष माह की सप्तमी को जो गुरु गोविंद सिंह साहब हैं उनकी जयंती मनाई जाती है, जो इस साल 17th ऑफ जनवरी को पड़ी है। तो इस साल 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे, 10वें और आखिरी गुरु थे। वो सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तेग बहादुर थे, इनके पिता का नाम था तेग बहादुर। तो कब मनाया जाता है? 17 जनवरी को इस बार मनाया गया है। पौष माह की सप्तमी को मनाया जाता है इनका बर्थडे, यानी इनका जो जन्म दिवस है, जो जयंती है, वो सप्तमी को मनाया जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह है, Who has recently become the first male player to complete 150 matches in T20Is? T20Is मतलब T20 इंटरनेशनल। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने 150 मैचेस कंप्लीट किया? हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो हमारे पास ऑप्शन है जो रूट, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना। तो रोहित शर्मा है इसका करेक्ट आंसर। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो अपना अभी पहला T20 मैच था उसके अंदर अपना 150th मैच कंप्लीट किया है और उन्होंने 2007 से लेकर के अब तक टोटल 150, अब तो 2 हो गया क्योंकि उसके बाद भी 2 मैचेस वो खेल लिए, तो 152 मैचेस और 150 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाते हैं रोहित शर्मा। बोलिए भाई साहब, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो कप्तान रोहित शर्मा 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। इससे पहले किसी खिलाड़ी ने यह कारनामा नहीं किया है। 2007 में इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने अब तक कुल 149 मुकाबले खेले, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ उतरते ही रोहित शर्मा 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। तो आज का जो तीसरा सवाल है वो ये है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए? तिब्बती भूरे भालू पाए गए। कौन से भारत के किस राज्य में पाए गए? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि हिमालयन रीजन के अंदर हमारे पास जो बियर्स दिखते हैं वो ब्लैक बियर्स होते हैं। वो कौन से बियर्स हैं? ब्लैक बियर्स हैं, यानी काले भालू। वो काले भालू हैं, ब्लैक बियर्स। ये जो तिब्बती भूरे भालू है ये भारत के अंदर नहीं पाए जाते हैं, मगर वो अभी भारत के अंदर देखे गए हैं। किस राज्य में? वो सिक्किम राज्य में देखने को मिला है। ये तिब्बती भूरे भालू हमें सिक्किम राज्य में देखने को मिले हैं। दूसरी बात, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो ब्लैक बियर होता है वो थोड़ा हल्का होता है
और थोड़ा साइज में थोड़ा हल्का होता है और थोड़ा सा हल्का होता है और थोड़ा सा छोटा भी होता है तिब्बती भूरे भालू के कंपैरिजन में। तो ब्लैक बियर क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, और तिब्बती भूरे भालू जो है वो सिक्किम में पाए गए हैं। वो किस में पाए गए हैं, सिक्किम में पाए गए हैं। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन था सिक्किम। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की पहाड़ियों में काला भालू पाया जाता है, लेकिन तिब्बती भूरा भालू नजर नहीं आता है। हालांकि हाल ही में सिक्किम में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू नजर आया है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो ब्लैक भालू होता है वो कंपैरेटिवली लाइटर होता है इन कंपैरिजन टू तिब्बती भूरा भालू। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पे चौथा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? Which state government has recently started its school program? तो ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी इज तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो देखो होता क्या है कि किसी भी स्टेट के अंदर दो तरीके के स्कूल्स होते हैं। जो विद्यालय होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट स्कूल्स, जिसे सरकारी विद्यालय भी बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल। और दूसरे होते हैं हमारे प्राइवेट स्कूल्स। तो हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, जैसा हम सभी लोगों को पता है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी शिक्षा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी के लिए भी। तो स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, और एक गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकता है आना। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने एक नई स्कीम लेकर के आई। क्या है स्कीम भैया? स्कूल प्रोग्राम उन्होंने एक नया लेकर के आया। तो उन्होंने क्या बोला कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, वो सभी करके एक एक करके गवर्नमेंट स्कूल को गोद लेंगे, वो अडॉप्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल को, और अपने पैसे को वो लगाएंगे इस गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग बनाना, क्लासरूम अच्छा बनाना, पानी की सुविधा अच्छी प्रोवाइड कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी करेंगे। दूसरा, जो टीचर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। यानी टीचिंग की जो टीचर्स हैं उनकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए वो पैसा देंगे। इससे होगा क्या कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका सोसाइटी की तरफ, जो उनका समाज है उसके तरफ जो उनका कर्तव्य है वो कंप्लीट और वो पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने स्कूल प्रोग्राम के तहत ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें से आप एक एक करके गोद लीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन है सी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर में देखिए क्या लिखा है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल में शिक्षा के गिरते स्तर में गुणवत्ता लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने नई शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश में अपना विद्यालय दी हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम का शुरुआत की गई। एडॉप्शन मतलब हम सभी लोगों को पता है कि गोद ले लेना। तो जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने पैसे वाले वहां के लोग हैं, वो एक एक करके स्कूल को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो यही था इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसे आरसीएफ लिमिटेड के निदेशक के रूप में मंजूरी दी गई है? Who has recently been approved as the director of RCF Limited? RCF बेसिकली क्या होता है? RCF एक कंपनी है। RCF क्या है? RCF एक कंपनी है। ये क्या है? कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। बेसिकली एक मुंबई बेस्ड एक कंपनी है। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये एक मुंबई
ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसकी जो ओनरशिप है, जिसकी जो ओनरशिप है यानी इसकी जो मालिकाना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके अंतर्गत आरसीएफ एक कंपनी है जो मुंबई बेस्ड है, जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। उसने अपने जो डायरेक्टर है उसको अपॉइंट किया है। तो ऑप्शन क्या है, अरिंदम बागची, रितु गोस्वामी, रांधीर जायसवाल और चौथा इज अतुल गर्ग। तो जो रितु गोस्वामी हैं, रितु गोस्वामी को इन्होंने डायरेक्टर ऑफ आरसीएफ लिमिटेड का जो डायरेक्टर है उसको रितु गोस्वामी को बनाया गया है। अच्छा भाई साहब, तो रितु गोस्वामी जी हैं, उन्होंने 17 तारीख से 17 जनवरी से 2024 में अपने कार्यकाल को स्टार्ट किया है। इस बहुत अच्छी कंपनी है उसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके सॉल्यूशन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में रितु गोस्वामी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो रितु गोस्वामी जो है वो आरसीएफ लिमिटेड की नई डायरेक्टर बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? इन विच स्टेट ऑपरेशन अमृत हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गंभीर मुद्दा है। ये एज अ स्टूडेंट हमें पता ही होना चाहिए, मगर एज अ सामाजिक बात भी हमें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या होता है जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम क्या होता है बीमार पड़ते हैं, तो अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई एक पेशेंट है, उसको अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो गई है या फिर उसको डेंगू जैसी कुछ चीजें हो गई या फिर कुछ ऐसा सीवियर हो गया, जॉइंटिस हो गया, डेंगू हो गया, तो जब आप कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। आपको क्या देता है इन रिटर्न? आपको क्या देता है? मेडिसिन देता है, आपको दवाइयां देता है, आपको दवा देता है। तो मेडिसिन बहुत तरीके की होती है। उसमें एक मेडिसिन आपने सुन रखा होगा, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं। ये बहुत हैवी डोज मेडिसिन होती हैं, जो अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और वो अगर आपको डायरेक्ट एंटीबायोटिक दे दे रहा है, और वो डॉक्टर, तो हालांकि मैं डॉक्टर के ऊपर नाम नहीं उछाल रहा हूं या फिर डॉक्टर को कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट एंटीबायोटिक हैवी डोजेस में छोटी सी चीज के लिए चलाना इज नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप मेडिकल पे चले जाते हो दवा लेने के लिए, तो वो एंटीबायोटिक्स आपको डायरेक्ट रिकमेंड कर देते हैं। आप 5 दिन 6 दिन एंटीबायोटिक खाते हो, तो इसका होता क्या है, एंटीबायोटिक के खिलाफ हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक के खिलाफ बॉडी हमारी क्या हो जा रही है, रेजिस्टेंट। हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो रही है। रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो इम्यून हो चुकी है, वो अपने आप को उतना जो जिस चीज से इसको रिकवर करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। तो एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहला जो स्टेट है जो ऑपरेशन अमृत को स्टार्ट किया है वो है केरला। केरला बेसिकली केरला की गवर्नमेंट ने बोला ये कि हम मेडिकल शॉप्स जो भी हैं उनके ऊपर जाकर के अचानक से रेड करेंगे और ये देखेंगे कि कौन ज्यादा एंटीबायोटिक्स को रिकमेंड कर रहा है, जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स को सेल कर रहा है उसके ऊपर हम रेड करेंगे और इसको कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है कि एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, एक हैवी डोजेस में दी जा रही है, मगर बॉडी उसके ऊपर उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अमृत केरला में स्टार्ट किया गया है ताकि एंटीबायोटिक के यूसेज को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। एंटीबायोटिक्स जो हमारी दवा होती है उनको इस्तेमाल में हम लोग कम ला सके। तो ये बात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑपरेशन अमृत, जिसे अमृत के नाम से भी जाना जाता है, केरल औषधि नियंत्रण विभाग, केरल औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इस ऑपरेशन अमृत को स्टार्ट किया है ताकि एंटीबायोटिक्स का यूज हम लोग कम से कम करें। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी यूज करें। हाल ही में, अगला सवाल, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल
जीता है। हु हैज रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट इन द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024? द ऑप्शन इज ओम प्रकाश, सेकंड इज सौरभ चौधरी, थर्ड इज योगेश सिंह एंड डी इज सुमित शर्मा। तो द राइट ऑप्शन इज योगेश सिंह ने। इन्होंने 543 स्कोर किया है, जो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और यही है जिन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट के अंदर, जो एशियन गेम्स है, जो एशियन चैंपियनशिप हो रही है उसके अंदर। तो ये तो बहुत जीके टाइप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। योगेश सिंह ने 543 के प्रभावशाली स्कोर के साथ व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय निशानेबाजों का स्वर्ण पदक जारी है, जिसमें योगेश सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल प्रतियोगिता की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में शीर्ष पुरस्कार जीता है। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज, हाल ही में राहगीरे आनंद उत्सव का सफल आयोजन किस शहर में हुआ? In which city was Rahagire Anand Utsav successfully organized recently? The first option is Surat, the second option is Ujjain, the third option is Gandhinagar, and the fourth option is Bengaluru. तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो वहां के सीएम है मिस्टर यादव जी, उन्होंने इस 2 दिन लगातार 2 वीक तक इसी राहगीर आनंद उत्सव उज्जैन में रहे हैं, और इसमें आकर के उन्होंने लोगों को जो ढूंढा होता है लाई और पट्टी, उसको बांटा है। तो ये सिटी थी, राहगीर आनंद उत्सव उज्जैन के अंदर मनाया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में राहगीर आनंद उत्सव का सफल आयोजन किया गया है। हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हुआ है, वो कौन थे? मुनव्वर राणा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑथर, बी इज जर्नलिस्ट, द थर्ड इज पोएट, एंड द फोर्थ वन इज द क्रिकेटर। क्या वो ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे, पोएट थे, क्रिकेटर थे? तो हम सभी लोगों को पता है कि 73 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, मुनव्वर राणा का। ये बहुत ही अच्छे पोएट थे। ये कौन थे? पोएट थे, शायर थे। तो ये मुनव्वर राणा बहुत अच्छे शायर थे, यानी पोएट थे। तो बेसिकली इनको 2014 में साहित्य अवार्ड भी मिला था। उनकी एक बहुत अच्छी शायरी पोयम थी शाहदबा के लिए उनको साहित्यिक अवार्ड भी दिया गया था, राष्ट्रीय साहित्यिक अवार्ड मिला था 2024 के अंदर, और बहुत अच्छे ये शायर थे। तो इनकी 73 साल की उम्र में निधन हो गया, जो बहुत दुखद बात है। एंड मशहूर शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 71 ईयर्स के थे। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। तो हम सभी लोगों को बहुत कंडोलेंस है, बहुत दुख है कि मुनव्वर राणा साहब का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? Who has recently been classified as the vulnerable in the IUCN red list? The first option is Barasingha, the second option is Himalayan wolf, the third option is one horn unicorn, and the fourth one is none of these. इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बेसिकली इंटरनेशनल एक यूनियन है जो नेचर को किस तरीके से कंजर्व करना है, कौन एक्सटिंक्ट होने वाला है, जो विलुप्त होने वाला है, या फिर उस तरीके की कंजर्वेशन का काम, यानी सुरक्षित करने का काम और उसको ऊपर ध्यान देने का काम जो है, उसको बताने का काम IUCN करती है। तो ये हर साल एक रेड लिस्ट निकालती है। ये क्या करती है? हर साल रेड लिस्ट निकालती है कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले, यानी विलुप्त होने वाले हैं। तो उन्होंने इस बार जो है वो हिमालयन वुल्फ का नाम दिया है। इस बार उन्होंने किसका नाम दिया है? हिमालयन वुल्फ का नाम दिया है। बारहसिंगा वन हॉर्न यूनिकॉर्न से तो आजकल बिजनेस वाला भी ध्यान आ रहा है ना, कि इतने सारे यूनिकॉर्न से इंडिया में से निकल रहे हैं। एंड नन ऑफ दीज, तो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, द हिमालयन वुल्फ।
तो मैं एक और बात बताता हूं कि पर डे, आप लोगों को जान करके अचंभित होगा कि पर डे 32 स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती हैं। 32 स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती हैं, यानी कि विलुप्त होती हैं। तो हर दिन एक दिन बीता तो आज 32 ऐसी प्रजातियां थी जो हमारे धरती से चली जा चुकी हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, अभी लाइट पॉल्यूशन हो गया, बहुत अभी आगे भी आएगा भी। तो ध्यान देने वाली बात है कि IUCN के रेड लिस्ट में हिमालयन वुल्फ का नाम लिया गया है। अरे बोलो यार, समझ में आया नहीं आया? आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में रहने वाली एक विशिष्ट ल्यूपिन प्रजाति हिमालय वुल्फ कैनिस ल्यूपस चांको, ये उसका नाम है, हमारा साइंटिफिक नेम है। ये क्या है? साइंटिफिक नेम। को हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में वर्गित किया गया है। ठीक है, चलिए फिर, ये तो बहुत मैंने आप लोगों को बता ही दिया ये बात। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली रिसीव्ड रिकॉग्निशन एज अ डार्क स्काई पार्क। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इससे आप लोगों को एक दो बात भी बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमें पता है वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब के बारे में हमें पता है। मगर एक नई चीज आ रही है, नया कंसेप्ट है लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन, आप एक बार गूगल करना घर पे, आप घर पे बैठे होगे, गूगल करना और लाइट पॉल्यूशन को सर्च करना। आपको दिखेगा कि हमारी अगर ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, अगर ये पृथ्वी है तो हमारे यहां पर कुछ 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 क्या है, गैलेक्सीज भी है, हर तरफ गैलेक्सीज भी है। मतलब जस्ट पृथ्वी को ही नहीं किए हुए, गैलेक्सीज है ना पूरी। तो जब अर्थ पे मैं खड़ा होता हूं, जब पीयूष सर अर्थ पे क्या होते हैं, खड़े होते हैं, तो जब वो पीयूष सर कि जब दादाजी खड़े होते थे तब ये जो स्काई थी वो साफ साफ दिखती थी। वो कैसे दिखती थी? साफ साफ दिखती थी। बट जब आज पीयूष खड़े होते हैं यहां पर आकर के, तो ये स्काई तो अच्छे तरीके से दिखती ही नहीं है भाई साहब। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, होता क्या है कि जैसे मान लो ये अलग अलग जगह पर लाइट चलती है, लाइट जल रही है, क्या हो रही है, ये लाइट जल रही है। तो जब लाइट हम लोग जलाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन और ये ऊपर की तरफ जाता है। तो जो ऊपर होता है, जो हमारा जो पृथ्वी का, ये पृथ्वी है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो जो ऊपर जो होती है इस लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमको स्काई अच्छे से दिखती नहीं, हमारे को गैलेक्सी अच्छे तरीके से दिखती नहीं है। तो डार्क स्काई पार्क क्या होता है, ये वो एरियाज हैं जहां पे लाइट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम है। कौन सा एरिया है जहां पर लाइट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम है? तो लाइट पॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो हमें स्काई बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। तो इंडिया के अंदर एक टाइगर रिजर्व है जिसको अभी बोला गया कि यहां पे आप आओ तो आपको स्काई बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा, आपको अपनी जो गैलेक्सी है वो अच्छे तरीके से दिखेगी। तो वही बात है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो पहला ऑप्शन इज पेंच टाइगर रिजर्व, सेकंड ऑप्शन इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व, थर्ड वन इज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द ऑप्शन इज ए, द पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व से अगर आप देखोगे स्काई की तरफ तो लाइट पॉल्यूशन वहां पे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको स्काई बहुत साफ तरीके से दिखाई देगा, आपको आसमान के अंदर बहुत साफ सुथरी चीजें दिखाई देंगी। तो लाइट पॉल्यूशन की वजह से ये हमको कॉन्सिक्वेंसेस और इसका जो रेजिस्टेंट है वो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के उद्घाटन डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके इतिहास रच दिया है, जो एशिया में 5वें स्थान पर है। यानी आपको पांचवी अच्छी जगह है जहां से आपको स्काई अच्छे तरीके से दिखेगा वो है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां शुरू हुआ? ऊंट से हमें क्या याद आता है? राजस्थान। तो ऑब्वियसली राजस्थान की ही चीजें होंगी। तो जयपुर है, भारतनगर है, बीकानेर है और जोधपुर है। आई थिंक बीकानेर इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ के जो सीएम है उन्होंने बीकानेर के अंदर जो कैमल का महोत्सव है यानी द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल उसको स्टार्ट किया। इसके दो पर्पस हैं, इसके दो पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि हमारी हेरिटेज को ग्लोबल, जो हमारी हेरिटेज मतलब क्या होता है, जैसे ऊंट हो गया, ऊंट सुनते ही हमें राजस्थान की याद आती है, वो हेरिटेज हो गई। वहां से बनारस हो गया, बनारस के घाट हो गए, तो ये बनारस की हेरिटेज है। तो जो राजस्थान का हेरिटेज है, जो ऊंट, उसको हेरिटेज के रूप में प्रमोट करना और ग्लोबली उसको क्या रिकॉग्निशन मिलना। तो पहला है हेरिटेज बनना एंड दूसरा है इसके वजह से इसको टूरिज्म बढ़ेगा, उसके वजह से टूरिज्म बढ़ेगा। तो अगर टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा तो वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी,
वहां की क्या बढ़ेगी, इकोनॉमी बनेगी। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज इन 2 पर्पस की वजह से किया गया है। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो पर्यटन विभाग ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत राजस्थान के बीकानेर जिले में हेरिटेज वॉक के साथ हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द हाई लेवल कोर ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हेल्ड रिसेंटली? आप सभी लोगों को पता, द ऑप्शन देख लो, कोची में हुआ, माले में हुआ, नई दिल्ली में हुआ या फिर चेन्नई में हुआ। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों को पता भी होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो लक्षद्वीप गए थे, लक्षद्वीप गए थे। तो लक्षद्वीप जाकर के वहां पे वो टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वहां के ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से मालदीव के साथ कुछ हमारे मन मुटाव बढ़े, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जैसे हमारे जो मिलिट्रीज के 35-36 कुछ वहां पे लोग थे जो उन्हीं की सेफ्टी के लिए थे, वहां पे किस तरीके से प्लेन उड़ाना है, जो फाइटर प्लेन्स होती हैं, उसी चीजों के लिए वहां पर थे। उसको उन्होंने बोला, मालदीव वालों ने, कि इंडिया इसको वहां से बाहर निकाल दो। तो उसको लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है बहुत दिनों से, उसको वो माले में हो रही है। वो कहाँ हो रही है? माले में हो रही है। तो ये हम सभी लोगों को ये बात बहुत फैक्चुअल सी है कि माले के अंदर दोनों के बीच में हाई लेवल कोर मीटिंग चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय के एक बयान में बताया कि बैठक में विस्तृत मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भागीदारी बढ़ाने और जारी विकास सहयोग परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाने पर द्विपक्षीय सहयोग शामिल हुआ। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द बुक टाइटल्ड गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन? हाल ही में किसने गांधी अ लाइफ इन द कैंपेन, ये गलत लिखा हुआ है, इन 3 कैंपेन, अ लाइफ इन 3 कैंपेन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज एमजे अकबर, सेकंड इज पीयूष गोयल, थर्ड इज डॉक्टर एस जयशंकर, फोर्थ इज अनुराग ठाकुर। तो इसका द करेक्ट आंसर इज अकबर, एमजे अकबर। बेसिकली इस बुक के अंदर ये बताया गया कि महात्मा गांधी के कौन से ऐसे कैंपेन्स थे, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और वो इंडिया छोड़ करके चले गए। ऐसे कौन से नैरेटिव्स थे, ऐसे कौन से कैंपेन्स थे, उसी का एक नया हिस्टोरिकल नैरेटिव इस बुक के अंदर हम सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अरे बोलो यार, समझ में आता है? ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, फैक्चुअल थी, एमजे अकबर साहब ने किया। आगे बढ़ते हैं। एमजे अकबर और के नटवर सिंह ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नवीनतम पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स का अनावरण किया। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो आखिरी सवाल है हम लोगों के सामने है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव? हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? द फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियन नेवी, द सेकंड ऑप्शन इज इंडियन एयर फोर्स, द थर्ड ऑप्शन इज इंडियन आर्मी एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो इसको बेसिकली इंडियन आर्मी ने करवाया है। ये बेसिकली एक, आप समझिए, एक ऐप है। ये बेसिकली क्या है? एक ऐप है। तो इस ऐप के अंदर बेसिकली होता क्या है, और ये जो ऐप है वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वो किसके ऊपर बेस्ड है? 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो इस ऐप के बेसिकली फायदे क्या है कि जितना भी, जैसे मैं हूं, मैं आर्मी के अंदर हूं, तो मेरी जितनी भी बायोडाटा है कि मैं किस रैंक का हूं और मेरे को कितनी छुट्टी मिली है, मेरी कब छुट्टी खत्म होगी, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो इस ऐप के अंदर आराम से अवेलेबल करा दी जाती हैं, और उसका नाम दिया गया है संभव। तो बेसिकली इसको इंडियन आर्मी के लिए किया गया है। भारतीय सेना ने तत्काल कनेक्टिविटी के साथ एक स्वदेशी रूप में विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसे संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम दिया गया है। इसे शिक्षा और उद्योग में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। तो संभव है, तो संभव ये हमारी एक ऐप को बनाया गया है। तो इसी के साथ आज का हम लोगों का करंट अफेयर्स की क्लास खत्म होती है। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और इससे भी धमाकेदार चीजें हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए। कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।